हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स अप्रैल 2024 के 1 से 15 के पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 16 से लेकर के 23 अप्रैल तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे करंट अफेयर्स को हम डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल करते हैं, जैसे दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज और अमर उजाला जो कि एक हिंदी न्यूज़पेपर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के इस डिस्कशन को। हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ बुटीको? बुटीको न्यूज़ में आया हुआ था अभी रिसेंटली। तो फाउंडर कौन है बुटीको का? तो फाउंडर है बुटीको के ठाकुर वेदराम। ठाकुर वेदराम जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी जिसके उपलक्ष्य पर इनको ट्रिब्यूट दिया गया था और इसलिए इनको याद किया गया था। एशिया के सबसे बड़े जो हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं उनमें से एक है हमारा बुटीको। कहाँ पर है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है बुटीको हैंडलूम्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा, आई एम श्योर सब ने बुटीको के कपड़े या फिर कुछ न कुछ शॉल, मफलर्स, ये सब चीज़ें कुछ न कुछ तो पहनी ही होगी अगर आप हिमाचली हैं तो। अभी क्या था कि अप्रैल में दिए जाते हैं इसके ठाकुर वेदराम इंटरनेशनल अवार्ड्स 2023-24 पर, क्योंकि अभी लगा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इस वजह से जब ये उठ जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तब ये ठाकुर वेदराम इंटरनेशनल अवार्ड 2023-24 को डिक्लेयर करेंगे। हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं उन प्रतिष्ठित हस्तियों को, उन एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को जिन्होंने की आर्ट, लिटरेचर, लैंग्वेज, कल्चर, जर्नलिज्म, कोऑपरेटिव, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम में बहुत अच्छा काम किया हो, आउटस्टैंडिंग काम किया हो। उन लोगों को ये वेदराम इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं। कोटला फोर्ट विच वॉज इन न्यूज इज बिल्ट बाय। कोटला फोर्ट जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजा रामचंद्र ने। राजा रामचंद्र कहाँ से थे? गुलेर के। देखो बेसिकली ये जो कोटला का फोर्ट था ना, ये कोटला का जो फोर्ट है ये अभी मतलब अच्छी कंडीशन में तो नहीं है, बहुत ही चरमरी हालत में इसको पाया गया हुआ है। सिर्फ कुछ दीवारें आपको इसकी देखने के लिए मिलेंगी, बट सिंस की बहुत सारे जो चीफ्टन्स हैं उन्होंने यहाँ से सत्ता की उलट पलट इस फोर्ट ने बहुत देखी है। क्या हिस्ट्री रही है इसकी थोड़ा सा देखेंगे, बिकॉज जैसे पीजीटी हिंदी का एग्जाम आया था, आपने देखा था ना, उसमें भी एक क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो डाला हुआ था कांगड़ा फोर्ट वाला, उसको तो न्यूज़पेपर से लिया गया था एक, क्योंकि कांगड़ा फोर्ट काफ़ी न्यूज़ में उस समय करंट में काफ़ी उसके बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आते रहते थे। तो अभी नूरपुर फोर्ट के बारे में भी थोड़े दिन पहले आ रहे थे, 2-3 बार तो आ गया था ट्रिब्यून में। तो अभी ये कोटला फोर्ट है, जो भी ये फोर्ट वगैरह चीज़ें हैं न्यूज़ में चली रहती हैं, आपको उनको देखना है स्पेसिफिकली स्टैटिक से जोड़ करके, बिकॉज जो चीज़ें चलती रहती हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। राजा रामचंद्र ने इसे 1540 में बनाया था। अगर हम ज़्यादातर देखें तो जो गुलेर के सरदार थे, इनके कंट्रोल में ये रहा है, लेकिन जब मुगल किंगडम का साम्राज्य जोरों शोरों पे था अपनी पावर के, तो 18वीं शताब्दी में, तब उनका भी इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा था। लेकिन अगर हम 1752 में आ जाएं, लेटर 18th सेंचुरी में आ जाएं, तो जो मुगल एम्पायर था वो टूट रहा था। इसके बाद एक तरह के हम लोग कह सकते हैं कि टिट्युलर वो था, कंट्रोल था। टिट्युलर कंट्रोल मतलब नाम मात्र का कंट्रोल था इसके ऊपर। जो सैफ अली खान थे इनके 1782 तक उनके पास इसका कंट्रोल रहा है। उसके बाद फिर ये राजा संसार चंद के कंट्रोल में आ गया 30 साल तक। ठीक है, अगले 30 साल तक ये राजा संसार चंद के कंट्रोल में आया। तो सबसे पहले देखा आपने गुलेरिया सरदारों के कंट्रोल में था, फिर इसके बाद मुगल्स के कंट्रोल में आया, मुगल्स के कंट्रोल के बाद राजा संसार चंद के कंट्रोल में आया 30 सालों तक। राजा संसार चंद के बाद फिर ये 1811 में क्या हुआ कि जो महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने देसा सिंह मजीठिया जो इनके कमांडर थे, उनके अंडर आर्मी भेजी और बोला कि इस फोर्ट को कैप्चर किया जाए। लेकिन उस समय ये बहुत लकी रहे सिख की, पावरफुल थे, महाराजा रंजीत सिंह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, किसी ने भी रेजिस्टेंस नहीं दिखाई और ये फोर्ट सिखों को दे दिया। बिना रेजिस्टेंस के ये फोर्ट सिखों को मिल गया। इसके बदले में उनको क्या दिया गया? जागीर दी गई 10,000 पर साल की। जो भी गुलेर के सरदार थे, मिर्थल, पंजाब और इसके आसपास के एरिया के जो भी सरदार थे, उनको 10,000 रुपए की जागीर दी गई। ठीक,
फिर इसके बाद हुआ जी हमारा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1846 में। ब्रिटिश के कंट्रोल के अंतर्गत ये फोर्ट फिर उस समय आ गया 1846 के अंतर्गत। प्रोटेक्टेड साइट है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसको संरक्षण, इसके द्वारा संरक्षित स्थल है ये। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है नेशनल इंपॉर्टेंस का। जो जैसे आपको पता है कि ये जो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, नेशनल इंपॉर्टेंस के इनको डिक्लेयर किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वैसे ही उन्हीं में से ही एक ये भी आता है हमारा कोटला का फोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक, गुलेर चीफ्टन्स का साम्राज्य यहाँ पर रहा है ज्यादातर। नेक्स्ट आ गया हमारा When did Supreme Court ban the use of all non-forestry activities in the wildlife sanctuary across the country? आप लोगों को ये वाली चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, बिकॉज कई बार जैसे ये कत्था जिस ट्री से हम लोगों को मिलता है उसको पहले बैन, मतलब जैसे हरे पेड़ों को काटना तो बैन होता है, लेकिन उसको काटने का अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। तो इस तरह से जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई होती है फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के बारे में, वो चीज़ें भी आप लोगों को माइंड में रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ने वन्यजीव अभयारण्यों में सभी गैर वानिकी गतिविधियों के उपयोग पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो ये इन्होंने लगाया था February 14, 2000 को इन्होंने बैन लगाया हुआ था। अभी ये न्यूज़ में क्यों आया था? आप लोगों को पता है कि जो हमारा पोंग वेटलैंड है उसके सराउंडिंग वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे लोग इलीगल कल्टीवेशन कर रहे हैं। इलीगल कल्टीवेशन लोग यहाँ पर करते हैं, इसके लिए इनको पहले भी बोला हुआ था। एक तो ये कंबाइन हार्वेस्टर को यूज़ कर रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वो बोल रहे कि भैया तुम कंबाइन हार्वेस्टर क्यों यूज़ कर रहे हो? वीट क्रॉप जो तुम पोंग डैम एरिया के बाहर यहाँ पर जो BBMB वाला एरिया है ना, उस एरिया में भी लोग कल्टीवेशन कर लेते हैं। इलीगल कल्टीवेशन यहाँ पे बहुत तरह की होती है। उससे क्या दिक्कत होती है कि जो पूरा इकोसिस्टम है ना एक तरह से बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जब यहाँ पे ये इलीगली तरीके से कल्टीवेट कर रहे हैं, एक तो पहली बात, तो दूसरा फिर जो भी फसल इन लोगों ने यहाँ पे ग्रो करी होती है, आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आते हैं यहाँ पर हर साल। बहुत सारी इनकी अलग अलग स्पीशीज़ वैरायटीज़ आ रही हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की, तो वो इस फसल को नुकसान ना पहुंचाए तो इलीगली इनको पॉइजन करते हैं ये लोग, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स को। तो बर्ड्स के लिए भी ये एक तरह से मुश्किल है। अगर हम बात करें पोंग डैम वेटलैंड की, तो 300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। 1999 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में। ठीक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इलीगली पॉइजन करते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स को। नलिन प्रभात, जिनको की डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ये काफ़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर इनका चयन हुआ है, DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बने हैं ये, और ये बिलोंग करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, कुल्लू के मनाली से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर आए तो हिमाचल वासियों की तरफ से इनको बधाई दी गई काफ़ी ज़्यादा, और मनाली के लोगों की तरफ से। मनाली भी हिमाचल में ही आता है, तो हिमाचल एक ही हो गया। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल माइक्रोजेल्स? रिसर्च रिसेंटली कौन सी हुई है हिमाचल प्रदेश में, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कि बायोडिग्रेडेबल माइक्रोजेल्स को डेवलप किया है? तो ये हमारा IIT मंडी है। बेसिकली ये जो हमारी मोस्ट ऑफ द रिसर्च वगैरह होती है, नोवल रिसर्च, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है हमारे IIT मंडी का। इसका क्या फ़ायदा होगा हमें? इसका फ़ायदा ये है कि जर्मिनेशन को ये इम्प्रूव करेगा, जो अंकुरण होता है सीड्स का उसको ये इम्प्रूव करेगा। इको फ्रेंडली है, पॉजिटिव पॉइंट ये है इसका। पर्यावरण अनुकूल है, बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि इनको नेचुरल पॉलीमर से बनाया जाता है, प्राकृतिक पॉलीमर से इनको बनाया जाता है इसलिए। ग्यू विलेज, जिनको कि अब भी मोबाइल नेटवर्क मिला है पहली बार, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये ग्यू विलेज है आपका लाहौल और स्पीति के स्पीति पार्ट में आता है ये बेसिकली ग्यू विलेज। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हम 2024 में रह रहे हैं अभी,
और ये जो ग्यू विलेज के लोग हैं, अगर इनको इनके मोबाइल चलाने होते थे ना तो इनको 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मतलब लगभग 8-9 किलोमीटर दूर जाकर के इनको नेटवर्क मिलता था। और जब इनके गांव में अभी नेटवर्क मिला है तो इन लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ये न्यूज़ में आया हुआ था कि हमारे जो पीएम हैं इन्होंने बात की ग्यू गांव के लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम जब ये नेटवर्क आया तो ग्यू गांव के लोगों के साथ इन्होंने बातचीत की और बताया कि कैसे ये जो आप बॉर्डर लाइन पे विलेजेस वगैरह हैं इनकी डेवलपमेंट में जो पीएम की गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम कर रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है उसके तहत किस तरह से इन गांवों का उत्थान किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में आप लोग थोड़ा जान लो, इंपॉर्टेंट है ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और इसे यूनियन बजट जब पास किया गया था 2022-23 में, तब इसे अनाउंस किया गया था और बोला था कि 25-26 तक इसको चलाएंगे, ताकि जो भी उत्तरी बॉर्डर में हमारे गांव हैं उनमें जहां जो लोग रहते हैं उनके जीने की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। जो बॉर्डर विलेजेस हैं जिस हिसाब से लोग वहाँ पे रहते हैं कम सुविधा के साथ, उनको अच्छी सुविधा दे करके वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसे उच्च किया जाए। अब इसमें क्या क्या आएगा, बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो भी गांव हिमाचल के बॉर्डर के साथ हैं, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख के बॉर्डर के साथ हैं। अभी इनको बोला था कि जो फर्स्ट फेज है उसमें ये लगभग 2963 विलेजेस को कवर करेंगे, ठीक है। नहीं, टोटल तो ये 2963 को कवर करेंगे, जिसमें 663 को ये फर्स्ट फेज में कवर करेंगे, ठीक। अब इसको आप लोग ना कंफ्यूज मत करना बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग है और विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम अलग है। अब आप मुझे बताओगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, आंसर ही लिख रही थी मैं यहाँ पे, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है उसमें विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के तहत कितने गांवों का सिलेक्शन हुआ है। ये काफ़ी न्यूज़ में आता था और हमने इसे खूब डिस्कस किया हुआ था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर। एक तो इन्होंने बताया पीएम ने कि वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है इसके तहत आप लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाएगी। सेकंड, इन्होंने बताया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, उसके तहत भी आप लोगों को मदद मिलेगी आप लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली एक जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक विकास है, उसको बढ़ावा देने की एक पहल है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के तौर पर, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक कंट्री से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे उसकी और उसको प्रमोट करेंगे। मतलब एक उत्पाद, जैसे मंडी, हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट हो गया और कुल्लू का एक प्रोडक्ट हो गया, तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसकी प्रमोशन करेंगे, ठीक। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप लोगों को पता ही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की खासियत होती है, स्किल्स होती है, कल्चर है अलग तरह से, तो उस वजह से क्या हो जाएगा कि जो लोकल लोग हैं, स्थानीय क्षमता से जिन्होंने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक विशिष्ट पहचान को बनाना है, एक यूनिक आइडेंटिटी को बनाना हुआ है। अब इसका कहाँ से आया था कंसेप्ट, सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है जनवरी 2018 में उन्होंने शुरू किया था। इन्होंने क्या किया कि इस स्कीम के तहत जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टेट के क्राफ्ट्स हैं, जैसे चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी हो गई, चिकनकारी उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस है, ब्रास वेयर्स हो गए, पॉटरी, कारपेट्स, लेदर गुड्स, इन सब को रिवाइव किया यहाँ पर, ठीक है। जब ऐसे लगा कि इनके पुनर्जीवित करने में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सफल हो गई है, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया और पूरे देश में इस स्कीम को चलाया। तो ये 2 चीज़ें इन्होंने बताई गांव के लोगों को कि आप लोगों को हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स चलाए हैं जिसकी वजह से आप लोगों को डेफिनेटली मदद मिलेगी। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड हेरिटेज डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे को सेलिब्रेट किया जाता है आपके 18 अप्रैल को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे को, ताकि जो लोग हैं उनको जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, जितने विरासत स्थल हैं हमारी कंट्री में, उनके महत्व के बारे में पता चले लोगों को, और जो भावी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए इनको कैसे सुरक्षित रखना है, ये सारी जागरूकता लोगों में आए।
तो जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने इस बार क्या किया हुआ है, वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इन्होंने बोला है कि भाई जितनी भी हमारी सारी प्रोटेक्टेड साइट है वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री एंट्री ले सकते हो। अब आपको पैसे वैसे देने की जरूरत वहां पर नहीं है। हिमाचल के पर्सपेक्टिव में ये क्यों न्यूज में आया हुआ था, हिमाचल के पर्सपेक्टिव में ये कांगड़ा के पर्सपेक्टिव में न्यूज में आया हुआ था कि कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ना हमारा, यहाँ पर बहुत अच्छे आपको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स हैं, एंशियंट चीजें हैं जिनको कि हेरिटेज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं हेरिटेज साइट में, जिनको इंक्लूड किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि 2 और ऐसी साइट्स हैं जिनको कि इंक्लूड किया जाना है। एक कौन हो गया, एक तो हो गया आपका ओल्ड बॉयज स्कूल जो धर्मशाला में है, सेकंड आ गया आपका गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला। ये दोनों को ऐसे बोला जा रहा है कि हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया खजियार, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में, जिसे कि अभी रिसेंटली वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया, वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, सब लोग जानते ही हैं। वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है, थोड़े दिन पहले पढ़ा था हमने। अभी क्यों न्यूज में आया हुआ था, अभी न्यूज में इसलिए आया हुआ था कि भाई जो खजियार है वो तो लोगों के साथ ठगी कर रहा है। ठगी क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके खजियार को घूमने अगर लोग आते हैं तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि इसको मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा एक दिया गया है। मिनी स्विट्जरलैंड, जब भी लोग गूगल में इसके बारे में देखते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि भाई यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लैंडस्केप हैं, बीच में एक झील है जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन जब लोग यहाँ पर आ रहे हैं अभी तो उनको क्या मिल रहा है, एक मड्डी वाटर का तालाब, यानी कि गंदे मैले कुचले पानी का एक तालाब सा मिल रहा है छोटा सा, जो इस लैंडस्केप के बीचों बीच है। एक्चुअली क्या है ना, ये बेसिकली वेटलैंड है जो खजियार में इस लैंडस्केप के बीच में, यहाँ पर ये एक वेटलैंड है। लेकिन अब इस वेटलैंड की हालत भी ऐसी हो गई है जो कि देखने के लायक नहीं है। जैसे कि लोग यहाँ पर बहुत सारे जो कूड़ा कचरा है वो सारी चीज़ें फेंक रहे हैं, तो एक तरह से लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई इल्यूजन हो गया, ये मिनी स्विट्जरलैंड का इल्यूजन हो गया, और उनको यहाँ पर एक गंदी वास्तविकता देखने के लिए मिल रही है। अब आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि आधिकारिक तौर पर कभी से खजियार का दर्जा दिया था 7 जुलाई 1992 को दिया गया था, और एक स्विस एनवे के द्वारा यहाँ से एक पत्थर लिया गया था। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, वहां पर स्थापित पत्थर की मूर्ति का हिस्सा उसे बनाया गया था। सोचो यहाँ से लेकर के, क्योंकि इसके जो लैंडस्केप्स है ना वो मैच करते हैं आपके स्विट्जरलैंड के जैसे, इसीलिए तो इसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया था। शिंकुला टनल, जिसे रिसेंटली एफसीए क्लियरेंस मिली है, वो हिमाचल प्रदेश को किस से कनेक्ट करेगी, शिंकुला टनल। ठीक है, अब ये जो शिंकुला टनल है अभी न्यूज में इसलिए आई क्योंकि इसको एफसीए क्लियरेंस मिली। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि भाई हमारे एफर्ट्स थे जिनकी वजह से एफसीए क्लियरेंस मिल गई शिंकुला टनल को, और अच्छे से अब इसका जो कार्य है वो होगा आगे। तो ये हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करेगी हमारे लद्दाख के साथ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शिंकुला टनल को बना रही है। सबसे पहले तो शिंकुला पास के पास से बना रही है, 16,580 फीट पर है ये। अब आप मुझे बताओगे कि ये शिंकुला पास किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, बता देती हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये टनल जो है हमारी लद्दाख की जंस्कर वैली को हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगी। इसके लिए, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट योजक को भी सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रोजेक्ट योजक को शुरू किया है इसके लिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी जंस्कर वैली है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच का जो ट्रेवल टाइम है वो भी इसमें एक तो कम होगा, और दूसरी इसके मदद मिलेगी कि टूरिज्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो जो भी जंस्कर वैली के पास लोग रहते हैं उनको लाइवलीहुड भी मिल जाएगा। आप लोगों को खुद ही पता है कि जहाँ पर भी ये टूरिज्म वगैरह के स्कोप्स बढ़ते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं उनको सबसे पहले तो वहाँ पर रोजगार मिलता है, रोजगार की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके हैं वो वहाँ पर खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये शिंकुला टनल जो है मदद करेगी जंस्कर वैली के लोगों की। तो ये थे हमारे कुछ एक करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के आज के डिस्कशन में जो हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।